मेरा नाम श्रीमती मंजू साव है। जैसा कि हर बच्चे का बचपन होता है, बहुत ही आराम लाड प्यार में गुजरता है, किसी तरह की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। उस बचपन में आप भविष्य की कल्पना इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। आगे आप क्या बनना चाहते हैं ये भी थोड़ा इतना निश्चिंत नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। सही रास्ता एक उम्र के बाद आपको समझ में आता है कि क्या आपके लायक हो सकता है। ईश्वर ने सभी को एक उद्देश्य से पैदा किया है और सभी में कुछ क्षमताएं छिपी रहती हैं, परंतु उन क्षमताओं का उजागर कब होता है यह एक महत्वपूर्ण है। क्षमताओं का उजागर मेरे हिसाब से दो परिस्थितियों में होता है। या तो आपकी परिस्थितियां खुद की इतनी विषम हो जाती हैं कि आपको अपनी क्षमताओं के आधार पे जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलता है, और कभी आपकी क्षमताओं की पहचान आपके गुरु या आपके परिवारजनों के द्वारा की जाती है। मेरा जब विवाह हुआ था, मेरी उम्र 21-22 साल की थी। मुझे ऐसा लगता था कि विवाह करना कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है, बहुत ही ऐशो आराम अपनी स्वेच्छा से ज़िंदगी गुजारने का नाम होता है। मैं शादी के बाद 4 दिन में चेन्नई चली गई थी, जहाँ पूर्ण तरह से स्वतंत्र थी। मेरे वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे, परंतु परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि एक बंधी रकम में आपको सुचारू रूप से घर चलाना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता है। परंतु फिर भी तब भी इतनी जिम्मेदारियां कठिन नहीं लगी थी। जब हमारा ट्रांसफ़र भोपाल हुआ, मेरा बेटा हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं कुछ करूंगी तो आर्थिक रूप से भी मेरे परिवार को एक सहायता होगी और शायद मेरा समय भी अच्छे रूप से बीतेगा। मैं पति के घर आने पर यह नहीं सोचूंगी कि शाम को मुझे कहीं घुमाने लेके जाएं, क्योंकि मैं दिन भर खाली बैठी हूँ। एक इस बात का मुझे एहसास हुआ। फिर जब मैं अपने बेटे को एडमिशन कराने लेके गई नर्सरी में, तो वहाँ मुझे सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में सिस्टर ने कहा, हमारे पास एक वैकेंसी है, आप जॉब ट्राई करिए। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी दूर दराज से शिक्षक नहीं था, और मुझे नहीं मालूम था कि शिक्षक होना कितना बड़ी जिम्मेदारी है या कितना बड़ा एहसास है। मैंने वहाँ जब पढ़ाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप में शिक्षक बनने के एक नैसर्गिक गुण हैं, आप बच्चों को बहुत अच्छी से समझा सकती हैं। तो मेरी भी रुचि बहुत ही उस तरफ जागृत हुई और मुझे वो काम बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने नर्सरी कक्षा से शुरू किया था पढ़ाना, तो मुझे वो छोटे बच्चों के साथ बिताना और उनको हर बात कैसे समझाना प्यार से, ये बात उन बच्चों के माध्यम से समझ में आई। फिर मेरे पति यूनियन कार्बाइड में थे। वहाँ गैस ट्रेजेडी होने के बाद हम छिंदवाड़ा आ गए। छिंदवाड़ा आने के बाद कोई जॉब स्थिर नहीं होने के कारण मैंने यहाँ आते ही मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाई, जिसमें कुछ बैंक के कर्मचारी भी थे जो इंग्लिश पढ़ने आते थे, और भी बड़े लोग, कुछ बड़ी उम्र के लोग थे। उन्होंने कहा कि आप स्कूल खोल लीजिए यहाँ पर। यहाँ स्कूल तब एक डेनियल्सन ही हुआ करता था। मुझे कैंपियन स्कूल में पढ़ाने का 12-13 वर्ष का अनुभव था, जो कि भोपाल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था। मैं दिल्ली गई। मैंने वहाँ सभी पब्लिशर के एक पब्लिशर को खुद विज़िट किया। देशबंधु गुप्ता रोड मुझे अच्छी से याद है। और मैंने नर्सरी के और KG1 KG2 के 20 बच्चों की किताबों का चयन करके स्कूल खोला। स्कूल खोलने पर मेरे पास पहले वर्ष में 34 बच्चों ने प्रवेश लिया। और दुर्भाग्य देखिए, जिस बिल्डिंग को हमने किराए पे लिया था, उन्होंने एक यहाँ पर गुप्ता वकील हैं, उन्हें केयर टेकर बना के दी थी।
उन्होंने मेरे भाई से अच्छे संबंध होने के कारण वो मुझे किराए पे दे दी। 2 तारीख को मुझे याद है, पहला सोमवार था, जब हम गए तो मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, स्कूल की कुर्सी टेबल सब सड़क पे फेंकी हुई है। नरसिंहपुर रोड में ये स्कूल हुआ करता था, आपके जगन्नाथ स्कूल के ठीक सामने। आप सोचिए कि इतने स्ट्रगल करके मैंने जो सामान इकट्ठा किया था सड़क पे पड़ा था और कुछ ही देर में बच्चों का प्रवेश होने वाला था। मेरी क्या हालत हुई होगी। परंतु मेरे पिता ने हमें घबराना नहीं सिखाया था, किसी भी परिस्थिति में दृढ़ होकर खड़े रहना सिखाया था। तो हमने उनसे बात करी, बहुत ही उनसे कुछ प्रेशर भी डाला। यहाँ कलेक्टर सुनील टंडन हुआ करते थे, उनके द्वारा भी कहलाया, क्योंकि वो रायगढ़ में किसी कलेक्ट्रेट में काम करते थे, परंतु वो श्रीवास्तव जी नहीं माने। फाइनली ऊपर का हिस्सा दिया गया, हम वहाँ शिफ्ट किया सामान हमने कुछ घंटों में और स्कूल लगाया। उसकी सीढ़ियाँ ऐसी थी कि मैं प्रत्येक बच्चे को गोदी में लेकर ऊपर चढ़ाती थी और प्रत्येक बच्चे को गोदी में लेकर नीचे उतारती थी, क्योंकि वो इतनी हिलती डुलती लकड़ी की सीढ़ियाँ थी कि मुझे डर लगता था। परंतु वो साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। मेरे साथ 2 शिक्षिकाएँ जुड़ी। फिर उसके बाद हमने 1 साल भी और नरसिंहपुर रोड पे चलाया स्कूल, मेरे पिता के घर के ऊपर के हिस्से में। तब मेरे पास 64 बच्चे हो गए। उसके पश्चात हमने खजरी रोड पे बहुत साल, कम से कम 20 साल उस वहाँ पर हमने अपनी शाला का संचालन किया। प्रत्येक वर्ष हम 2-2 क्लास बढ़ाते थे, 2 शिफ्ट में स्कूल लगाते थे और बहुत ही विरोध का भी सामना करना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का भी। परंतु जैसा कि एक आपकी शिक्षा होती है घर की, परिस्थितियों से लड़ने की, वो हिम्मत थी। मुझे एक विश्वास ऐसा है कि आपके सामने का काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर आपके पीछे की जो ईश्वर की ताकत है, उससे ज़्यादा बड़ा सहारा आपका कोई नहीं होता है। नो टास्क ahead of you can be greater than the power behind you। ये मेरा एक बड़ा पसंदीदा कथन है, जिसको मैं बार बार दोहराती रहती हूँ कि आप में लड़ने की क्षमता है। ईश्वर ने आपको किसी निमित्त इस समाज में भेजा है, आपके लिए किसी व्यवसाय का चयन किया है। ईश्वर को आपकी क्षमताओं पे विश्वास है। परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, आपको ईश्वर हिम्मत देगा उससे निकलने की। हाँ, परिवार का साथ रहा। मैंने आगे भी पढ़ाई शादी के बाद करी, जिसमें मेरे पति का बहुत सहयोग रहा। मैंने एमएड अपनी नौकरी स्कूल इस्टेब्लिश करने के बाद किया। 2 बच्चे मेरे बाहर पढ़ते थे, तो मेरे पति ने उसमें बहुत साथ दिया, कभी कभी मुझे पढ़ाते भी थे। तो मेरे को परिवार का साथ मिला। परिवार की कोई ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी कि इसी तरह माँ का रोल होना चाहिए खाना खिलाने में या कपड़े खरीदने में या पढ़ाने में। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। उनके सहयोग के बिना शायद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। दूसरा, मेरा आत्मविश्वास, मेरे बच्चों का साथ, जो मेरे छात्र छात्राएं रही हैं, मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं का, हमारा आपसी व्यवहार, तालमेल, ये सब मिलके ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमने सीबीएसई 2005 में सीबीएसई के लिए अप्लाई किया, अपनी बिल्डिंग बनाई और उसके बाद 12th हमारा बहुत सालों, मतलब हर साल 10th और 12th के टॉपर हमारे शाला के रहे। तो हमें काम करने की और बहुत ही इच्छा बढ़ने लगी, कठिन कार्य करने की हम रिस्क लेने लगे। 10th और 12th का परिणाम हमेशा से बहुत अच्छा आने के कारण एक नई स्फूर्ति का जागरण हुआ। हमारे स्कूल ने विभिन्न साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और भी क्विज़ है, तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो उससे एक नई ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहा। एक शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम करने के बाद, परिवार व्यवस्थित होने के बाद, एक ख्याल आया कि समाज ने इतना दिया है तो हम समाज को अब क्या दें। इस सोच के साथ मैंने सोचा कि इस उम्र में अब
मैं थोड़ा सा सोशल वर्क करूं। मैं बहुत दिनों से कोशिश में थी कि किसी संस्था से जुड़कर कोई एक सामाजिक कार्य करें। मेरी रुचि थी कि उन महिलाओं को शिक्षित करना, ना ही केवल कोई डिग्री हासिल करने वाली शिक्षा, बल्कि कोई व्यवसाय स्किल जिसको एजुकेशन बोलते हैं, उस शिक्षा के प्रति उनका रुझान पैदा करना और उनको वैसी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करना। दूसरा, मैं एक एरिया चाहती थी स्वास्थ्य संबंधित। महिलाएं बहुत ही कमज़ोर होती हैं, एनीमिक होती हैं, ठीक से खाना नहीं खाती हैं, तो उन्हें ये एहसास कराना कि आप एक मजबूत परिवार की आधारशिला हैं। आप कमज़ोर रहेंगी तो आपका परिवार कमज़ोर रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हर महिला को उसका परिवार सम्मान की दृष्टि से देखे। परिवार सम्मान की दृष्टि से देखेगा तो हर बच्चा अपनी माँ को भी सम्मान देगा। इस धारणा को मैं गांव-गांव तक पहुंचाना चाहती हूं। मेरे को याद है, मैं खापाभाट गांव में सरपंच जी के घर गई थी कि मैं यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दिया करूँगी, आप मुझे एक कमरा दे दीजिए अपना। उन्होंने स्वीकार कर लिया और सहर्ष एक कमरा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिन कुछ बच्चे आए, बाद में माताओं ने कहा ये पानी भरने जाएगा, ये लकड़ी लाने जाएगा, ये घर के काम में मदद करेगा। इस शिक्षा का क्या फ़ायदा जो रोज़गार नहीं दे सकता? क्या आप रोज़गार दिलाने की गारंटी लेती हैं? तो हम ये काम नहीं करवाएंगे। उनके प्रश्न ने मुझे निरुत्तर कर दिया, क्योंकि मेरे पास सबको व्यवसाय देने की सुविधा नहीं थी। परंतु उनके इस प्रश्न से मुझे एक विचार आया कि क्यों हम शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय से जोड़ें, क्यों ना हम एक ऐसा कार्य करें कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ स्वयं का व्यवसाय करने की हम प्रेरणा दें। सरकारी नौकरी या किसी की नौकरी करने के बजाय आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वे खुद का आत्मसम्मान भी बनाएं और आर्थिक रूप से भी सक्षम हो पाए। कुछ समय पहले मेरी कीर्ति सुधांशु जी से फ़ोन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में जन्मी और बड़ी हूँ, मैं ऐसा ऐसा कार्य करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे संस्था से जुड़ना पसंद करेंगी? मुझे उनका विचार बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी संस्था से जुड़कर, जो मेरी दो रुचियाँ हैं, जो मेरे दो क्षेत्र हैं, उस पे काम करूँ, सहयोग दूँ। स्कूल तो मैं जाऊंगी ही, अपना कार्य करूंगी, परंतु उसके अलावा मेरे पास इतना समय है कि मैं प्रतिदिन भी 2 घंटे आराम से दे करके इस दिशा में काम कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ें जो जिनके पास पता है कि इस शहर में, इस गांव में इस चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे वो एक डायरेक्शन दें कि यहाँ आप जाके कार्य कर सकती हैं। तो मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके इस दिशा में काम करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी और समझूंगी कि ईश्वर ने जिस उद्देश्य से मुझे यह व्यवसाय से जुड़ाया है, उसका मैं सार्थक रूप से कुछ एक समाज में उसका एक कार्य करके एक समाज को सही दिशा प्रदान करने में छोटा सा सहयोग दे सकूंगी। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल शासन ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेना, एक व्यवसाय ढूंढना ही उद्देश्य नहीं है। हमें उन्हें मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, ताकि समाज की जो बुराइयां हैं, आए दिन आप जब सुनते हैं रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, लड़कियों के साथ, उसके प्रति उन्हें जागरूक करना कि आपको मानसिक रूप से आप इतनी स्ट्रांग होंगी, तभी आप इस कुरीतियों से दूर हो सकेंगी।
आप में अच्छा और बुरा समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम महिलाएं एक उम्र के बाद उन बच्चियों को ये ज्ञान दे सकते हैं कि अच्छा और बुरा सोचने में आपको किस बातों का ध्यान रखना है। मुझे नेहरू जी की एक पंक्तियाँ याद आती हैं। जब वो जेल में थे, इंदिरा गांधी बहुत छोटी थी, उन्होंने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि ये काम मैं सही कर रही हूँ या गलत। तो उन्होंने लेटर टू डॉटर के नाम लिखा था, जिस काम को आपको छुप के करना पड़े वो काम गलत है, ये समझना। यह सीख मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। आप देखेंगे कोई भी गलत काम हम कहीं ना कहीं किसी से छुपा के करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये समझिए बच्चों को दें कि जब आपको कोई काम अपने माता पिता या समाज से छुपा के करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो काम गलत है। आप वहीं रुक जाइए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मैं सही कर रही हूँ, ये मेरी उम्र के लिए सही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर यह कार्य करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। कोई एक ऐसी प्रवृत्ति लेके पैदा नहीं होता है कि हमें बुरे काम करना है। परिस्थितियाँ या किसी का प्रलोभन उन्हें उस दिशा में भेज देता है। तो हमें उस प्रलोभन को रोकना है, उस परिस्थितियों को सामान्य करना है ताकि वो गलत दिशा में ना जा सके। ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब तबके के लोग ही गलत दिशा में जाते हैं। उच्च घराने की लड़कियां, उनके प्रलोभन अलग होते हैं, मिडिल परिवार के प्रलोभन अलग होते हैं, निम्न परिवार के प्रलोभन अलग होते हैं। पर प्रलोभन जो होते हैं उसको पाने के लिए हम कोई ना कोई गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। हमारी शिक्षा यहाँ ये भी होनी चाहिए कि आपके प्रलोभन आपकी स्थितियों के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से कितने जायज़ हैं, उनको आपके मन को आप कैसे स्थिर कर सकती हैं। जो आजकल योगा का बहुत प्रचलन हो रहा है वो भी शायद इसलिए कि मानसिक रूप से आप स्ट्रांग होइए। तो हम सब ये छोटी छोटी चीज़ें, योगा है, उनके अच्छे विचार हैं, अच्छी शिक्षा है, कोई प्रायोगिक उनको व्यवसाय दिला करके, इन सब चीज़ों के हम मिलके ये कार्य करें तो हम एक अच्छा समाज खड़ा कर सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु एक एक बूंद मिलके ही समुद्र बनता है। हम सब इस बात का एहसास करें कि परिवार की जिम्मेदारियां ख़त्म करने के बाद जो हमारा जीवन है उसको सदुपयोग में लगाएं, अच्छे कार्य करें। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने उम्र के इस पड़ाव में इस दिशा में काम करूँ और सुधांशु जी से के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने में मुझे और आसान रास्ता मिल जाएगा। यही सोच से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और उनके साथ कार्य करना चाहती हूँ। नेत्रदान बहुत बड़ा है। अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी आपके कई अंग किसी के जीवन रक्षक बन सकते हैं, किसी को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मेरी बहुत छोटी थी तो ये धारणा थी कि जो आई डोनेशन करते हैं तो मरने के बाद आंखें निकाल के 2 गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पर, तो वो शव भी कितना कुरूप लगता होगा। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है मेरी जैसी धारणा बहुत लोगों को हो कि वो एक कॉर्निया निकालते हैं जिससे दूसरे को दृष्टि मिल सकती है। और कितनी खुशी की बात होगी कि आपके मरने के बाद भी आपके अंग किसी के जीवन रक्षक बन रहे हैं। तो ये दिशाएं मेरी सोच है, इस पे मैं काम करना चाहती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की, अपने परिवार की, समाज की, कि उन्होंने मुझे स्वस्थ रखा है और इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है।